Good morning. We'll wait for 1 or 2 minutes for others to join. Okay, so we'll wait for another 1 more minute. Okay, so let's see if others join, and then we will get started, whether they join or not. Can you hear me clearly? Sonali, can you hear me? सोनाली, पूनम मैम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सुन पा रहे हैं ना मुझे क्लियरली? हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ। सोनाली, आर यू देयर? If you're there, then please unmute and speak up. सोनाली, why you not answering बेटा? Yes ma'am. Answer करो, sir are calling you again and again. Okay, so we'll get started. Okay, so we'll get started. आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स आ जाएं। Excuse me sir. हाँ, बोलो मीनाक्षी। Excuse me, sorry for the interruption. Actually, as per ma'am's section, for 12th classes, it is mandatory to switch on your videos. Okay, okay. Yeah, so everyone should switch on their videos. Yes, can everyone, students, please switch on your videos? Please, class 12th, प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है कि आपको अपना वीडियो ऑन करना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता आप पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला था भाई क्लास तो लेते हैं हमारे बच्चे, पर आपकी अटेंडेंस हमारे पास नहीं रहती थी। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू फॉर द क्लास 12, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एंड सर विल कंटिन्यू द क्लास। डोंट टेक लॉट ऑफ टाइम, इट्स अ रिक्वेस्ट। जिसका वीडियो ऑन नहीं हुआ है उसको एब्सेंट मार्क करेंगे हम। आई एम नॉट अगेन एंड अगेन डिस्टर्बिंग सर, क्योंकि डिस्टर्ब करने से क्लास में बहुत इफेक्ट होता है। मैं ये लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अपना वीडियोस ऑन कर दीजिएगा। जिसका वीडियो ऑन नहीं हुआ, he will be marked or she will be marked as absent. Thank you sir, continue please. Yeah, okay, thank you ma'am. हाँ, तो आज हम जो है ये नया टॉपिक शुरू करेंगे, एटम्स। ओके,
इससे पहले हमने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस टॉपिक किया, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स अभी हम कर रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑनवर्ड्स, राइट, ये टॉपिक्स जो है क्वांटम फिजिक्स के एंट्री लेवल टॉपिक्स हैं। इसमें हम जो क्लासिकल पढ़ते आए हैं, राइट, उसके आगे हम एक पूरा फिजिक्स का डोमेन है क्वांटम फिजिक्स, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि हमने सबसे पहला जो क्वांटम कॉन्सेप्ट पढ़ा पिछली बार वो था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इन लाइट, राइट, विच एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, राइट। उसके साथ फिर हमने डी ब्रॉयस का जो प्रिंसिपल है, डी ब्रॉयस का जो पॉस्टुलेट्स हैं अबाउट मैटर हैविंग द नेचर ऑफ अ वेव, वो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब उसी को लेकर हम आगे चलेंगे और ये समझेंगे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो इन कॉन्सेप्ट्स, जो क्वांटम कॉन्सेप्ट्स है, उनको यूज कर कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है एटम्स, ये आप पहले भी, ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं पढ़ा है, आपने बहुत बेसिक लेवल पे पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसी चीज को हम एक्सटेंड करेंगे। तो जो इनिशियल पार्ट रहेगा, जो हम डोमिनेंटली आज कवर करेंगे, वो काफी आसान पार्ट है। जस्ट पे अटेंशन एंड इट विल बी इजी, राइट। And as ma'am has just said, reminded every one of you, please switch on your videos. Okay, just switch on your videos. It's not going to affect you. It's needed as the new regulation. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एटम क्या है, ये हम पहले से ही जानते हैं कि एटम is that smallest part of an element which exhibits the chemical properties of that element, ठीक है। जब डाल्टन ने ये एटॉमिक थियरी दी थी तब उसने तो इसको स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर बोला था, जो काफी समय तक माना भी गया। लेकिन अभी हम जानते हैं कि वो सच नहीं है। हम जानते हैं कि एटम जो है उससे भी छोटे पार्टिकल से बना होता है। जैसे सबसे पहले डिस्कवर हुए इलेक्ट्रॉन्स, फिर हमें पता है कि न्यूक्लियस भी होता है जिसमें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें एक्चुअली पता है ऑलरेडी, हम इसमें थोड़ा डीपर जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एटम की जो थियरी है वो डाल्टन ने दी थी, लेकिन जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया, राइट, तो उसके बाद ही ऑल्सो केम अप विद अ मॉडल, द हाउ द एटम लुक्स लाइक, ओके। एंड उसका जो मॉडल ही मेड वाज कि there are electrons, because he knew electrons are there. He also knew that the atom is electrically neutral. तो इसका मतलब जितने सम टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, उतना ही पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं होना चाहिए इस एटम में। तो what he said was that there is a uniformly distributed positive charge, a sphere with a uniformly डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज में जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। जैसा कि हम सोच सकते हैं कि एक वाटरमेलन है, मान लीजिए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर उसके सीड्स हैं, राइट। लेकिन जब इसको हम ऐसे 2 डायमेंशनल में देखते हैं तो इट लुक्स लाइक अ प्लम पुडिंग, ओके। जो एक पुडिंग है और उसमें जो है प्लम्स रखे हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली वी नो दिस इज नॉट हाउ एन एटम लुक्स लाइक, बट दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट to explain how the atom looks like. This is J.J. Thomson's model of atom. Obviously this was rejected, and then came the big step in understanding of atom, which was by Ernst Rutherford, ठीक है। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया
जिसमें उसने गोल्ड कॉइल को, एक गोल्ड फॉइल लिया, बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल था, उसको लिया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया और उनके डिविएशन को मेजर करके देन ही केम अप विद द मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, सो ये जो एक्सपेरिमेंट है, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, जिसको गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो गाइगर मार्सडेन जो है ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रदरफोर्ड। सो दिस इज कॉल्ड एज गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट आल्सो। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसके क्या रिजल्ट्स आए उनको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरा जो सेटअप है एक वैक्यूम चेंबर में रखा गया ताकि वहां पे एयर ना हो, so that the air does not affect our reading, right? We are dealing with very small particles here, so even the molecules of air can affect our reading. So इसलिए हमने जो है एक वैक्यूम चेंबर लिया। फिर जो हमें अल्फा पार्टिकल्स चाहिए बम्बार्ड करने के लिए, उनको एक लेड बॉक्स में रखा गया। ठीक है, उसकी जो सोर्स है एक रेडियो एक्टिव मटीरियल को, ठीक है, जो बिस्मथ था, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ बिस्मथ, उसको एक लेड के बॉक्स में, हैवी लेड के बॉक्स में रखा गया, जिसमें कि एक स्लिट बनी हुई थी, एक ओपनिंग, पिन होल ओपनिंग बनी हुई। ठीक है, तो इसमें से अल्फा पार्टिकल जो एमिट होते हैं वो बाहर आते हैं। हम ये लेड का कंटेनर इसलिए यूज करते हैं, लेड इज अ वेरी वेरी हैवी एलिमेंट एंड वो रेडिएशंस को अदरवाइज बाहर नहीं आने देता है। तो केवल एक पिन होल स्ट्रक्चर में से अल्फा पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि एक पैरेलल बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं। ठीक है, और आगे रखा गया एक गोल्ड फॉइल, और ये अल्फा पार्टिकल्स जब इससे टकराकर आते हैं वापस, तो वो कहाँ पे लौट के आते हैं, एक सिलेंडर, you know, there is a spherical measurement around it, because we are measuring it only in one dimension, तो उसको हम cylindrical ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया, और जहाँ पे कितनी अल्फा पार्टिकल्स कहाँ टकरा रहे हैं, राइट, उनको मेजर किया गया। अगर हम ये मान लेते कि गोल्ड फॉइल जो है एकदम सॉलिड होता है, तो ये अल्फा पार्टिकल सारे टकराकर वापस ही आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। These alpha particles were all around, but in varying numbers. ठीक है, इसको, इसी एक्सपेरिमेंट को अभी तो हमने ऐसे 3 डायमेंशनल व्यू में देखा है, अब इसको जो है हम बर्ड आई व्यू से देखते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये लेड ब्रिक्स है, विच आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ द कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, बिस्मथ का रेडियो एक्टिव आइसोटोप। From here, the alpha particles get emitted. Only the ones which are running in this direction are able to escape. So they go in a beam, very thin beam of alpha particles, parallel beam of alpha particles. यहाँ पे हमारा गोल्ड फॉइल है, वो आके इससे टकराते हैं, और एक डिटेक्टर यूज किया गया है। ये डिटेक्टर को रोटेट किया जा सकता है, रिवॉल्व किया जा सकता है, रादर in a circular orbit around this. Okay, तो कुछ समय तक उसको एक पोजीशन पे रखा, वहां पे रिकॉर्ड किया, तो for equal intervals of time the measurements were being taken, right? And statistically then we can go and plot the results. So जो इन results को जब plot किया गया, तो this is what it looked like. ठीक है, तो व्हाट डज इट शो? ये जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग का मतलब ये है कि अगर ऐसे हमारा अल्फा पार्टिकल आ रहा था, ठीक है, तो ये गोल्ड फॉइल से टकराया और उसके बाद वो एक एंगल पे बाहर आया। ठीक है, तो ये जो एंगल है इसको हमने कहा एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा।
the angle of the exit path with the otherwise straight path of alpha particle is the angle of deviation. तो उसके अगेंस्ट हमने इसको मेजर किया. हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ऐसे ऐसे जा सकता है और ये वापस आ सकता है ऑल द वे, विच इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, बिल्कुल सीधा गया तो थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये ऐसे यहां तक अगर रिवर्स आ गया तो 180 डिग्री. तो 0 to 180 डिग्री जो है थीटा की पॉसिबल वैल्यू है. तो इनमें से सर्टेन की वैल्यूज के लिए, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली यू कांट डिटरमिन इट फॉर ऑल वैल्यूज, तो कुछ कुछ वैल्यूज के लिए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मेजर किए. ठीक है, सो व्हाट इज फाउंड इज फॉर वेरी small angles, very small angles, the number of particles were very high. At the same time, for a very high angle, which is like rebound, complete rebound, there were very few particles, but there were particles. So complete rebound bhi ho raha tha, right? And you can see the difference is huge. So this is 10 raised to the power 7 here for a very small angle, and for a very high angle it is slightly, it is somewhere between 10 to 100. Okay, so which is a very small number. The order of magnitude difference is about 10 raised to the power 6. Okay, and then ये observations आ गई. He already, what Rutherford knew was that the size of the atom is of the order of 10 raised to the power -10 meter. Okay, so इस size का atom होता है, ये kinetic theory से already estimated था. So this he already knew, and from this measurements he was able to estimate that the size of the nucleus is 10 raised to the power -15 meters. Okay, which is 10 raised to the power 5 times smaller. Okay, or we can say 1 lakh times smaller. Okay, so what it means is, right, that if this is our nucleus, right, which is, let's say, 1 unit, then the radius, this is 1 unit. Okay, the radius of the nucleus is 1 unit. Then the radius of the atom is 10 raised to the 5 units. Okay, अगर आपको उसका एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग सोचना है, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हमेशा बुक्स में कोट होता है वो ये है कि अगर एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम, ह्यूज फुटबॉल स्टेडियम, तो न्यूक्लियर, एंड इफ दैट इज द एटम, सो बिग इज द एटम, हम इतना मैग्नीफाई कर रहे हैं एटम को, सो द न्यूक्लियस वुड जस्ट बी अ पी. ओके, एक मटर के दाने जितना बीच में रखा हुआ न्यूक्लियस हो, और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और otherwise it is just empty space. तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एटम है उसमें बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, almost completely. They are very small parts which have something dense and solid, right? What are those? There is the nucleus, which is very dense and heavy, and then there are electrons around it which are very small and hence very light, right? So otherwise it's just empty space. ठीक है, तो अब हम जो है थोड़ा सा ये जो स्कैटरिंग है इसके डायनामिक्स को समझते हैं. ठीक है, तो गोल्ड फॉयल इज अ वेरी थिन, ओके,
तो why did he use gold? पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं. Can somebody in the class answer that question? That why gold? I mean, gold is so expensive, right? Why waste money using gold? What prompted him to use gold? Can somebody have some guesswork around that? कोई बताएगा? Bhaskar, can you attempt that? Bhaskar? हाँ, बताइए आप. आपको क्यों लगता है कि उसने गोल्ड यूज किया इस एक्सपेरिमेंट? मैंने सुना नहीं. अगर नहीं पता है तो आप बोल दीजिए कि नहीं पता है, कोई ऐसी बात नहीं. और अगर आपको नहीं पता सर. नहीं पता, अच्छा कोई और है जो गेस कर सकता है? एग्जैक्ट आंसर ना हो कोई बात नहीं. कोई और? Anishka, can you guess? Anishka? Yes, sir. हाँ, आप गैस कर सकते हो उसने गोल्ड क्यों यूज किया इस एक्सपेरिमेंट? गोल्ड की ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जिसके लिए उसने एक थिन फॉयल गोल्ड से बनाया? सर एक मिनट सोचने दीजिए. सोच के बोलो. हमने मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, उनमें से कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो गोल्ड की बहुत हाई है, उससे आप आइडिया लीजिए. सर इसका हाँ बोलिए. कीर्ति, इफ यू आर सेइंग समथिंग तो मुझे नहीं समझ आ रहा है. अनिष्का, एनी आइडिया? नो. अच्छा, देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है मेटल्स की, मैलिएबिलिटी, राइट? व्हाट इज मैलिएबिलिटी? सर वो क्या कहते हैं, थिन शीट होती है और कन्वर्ट हो जाता है इजीली वायर. हाँ, तो इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. ओके, सो जो गोल्ड है इट कैन बी बीटन इनटू वेरी 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 थिन शीट्स. ठीक है ना, जिसको हम मतलब हम इसमें फॉयल बोल रहे हैं, लेकिन हम हिंदी में जिसको बोलते हैं, हिंदी या उर्दू में कह सकते हैं वर्क बोलते हैं, राइट? जैसे सिल्वर है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा मैलेबल होता है. तो हम जो मिठाइयों पे वर्क लगाते हैं, जैसे कितना पतला होता है, वो इतना पतला होता है कि बस छूने से बिखर जाता है. ठीक है, तो गोल्ड जो है वो सिल्वर से भी ज्यादा मैलेबल है. ठीक है, तो वो बहुत मैलेबल है, तो उसकी हम बहुत थिन स्ट्रिप बना सकते थे. और यही कारण है कि गोल्ड को हम इलेक्ट्रोस्कोप में भी यूज करते हैं, उसमें भी हमें बहुत थिन फॉयल चाहिए होता है. ठीक है, तो that is one reason. The second reason is gold is also one of the most dense metals available to us. Stable metals में gold one of the most dense metals. ठीक है ना? It is almost more than 2.5 times denser than iron. Okay, so it's very very dense. It's more dense than mercury. Okay, so ये दोनों कारण थे. अगर डेंस बहुत है इसका मतलब ये है कि उसका जो है ये एटॉमिक नंबर जो है, राइट, व्हिच इज 79, राइट, एंड हेंस द एटॉमिक weight is very very high, right? It is close to 200. So it's a very heavy metal. Okay,
So its nucleus will be heavy. He wanted something very heavy, which the particles, alpha particles, which have a mass of just 4u, okay, that should not be able to hit it apart. It should not be able to knock off that element, right? तो हैवी भी चाहिए था जिसका इनर्शिया ज्यादा हो, और थिन भी चाहिए था, तो गोल्ड वाज एन आइडियल चॉइस. ठीक है, तो इसको बहुत ही थिन शीट में बीट किया जा सकता है, नॉट एटम थिन, but there are only a few layers of atoms, a couple of 100 layers of atoms in this sheet of gold. Okay, and it is very, very dense metal. Okay, then because alpha particles are being emitted from a radioactive source, right, in the same direction, we can also assume that the alpha particles have the same kinetic energy. Okay. Now what would happen is कि here we have the nucleus. I'm sorry. Here we have the nucleus, okay, of gold, and we have an alpha particle approaching it. Now when it is here, okay, the distance between them is, let's say, r. Distance between their centers is r. Okay, so this is negatively charged, oh sorry, positively charged, and this is also positively charged. दोनों positively charged हैं. तो जब ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा, तो ये किस तरह की फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? Who will answer that? It's an easy question. Sir, repulsion. It will experience a repulsive force. Very good. Okay, तो और वो फोर्स किस नेचर की होगी? वो फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की होगी, राइट, जिसको हम कूलम फोर्स भी बोलते हैं. तो द फोर्स इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, which is the constant, into 2e. This is the charge on alpha particle, and Z is the atomic number of AU. Z is the symbol for atomic number many a times, right? So Z into E is the charge on the nucleus of the gold. Okay, so this is on the gold. So and the distance is r. So this is the total force. Okay. Now the deflection, right? So it will come like this. It will keep coming close. It will keep losing its kinetic energy as it does work against the repulsive force of electrostatic nature. There comes a time when it loses all its kinetic energy, and then it starts to retreat. This is only possible when it is trying to do a head-on collision, right? But it's a beam, right? So there are multiple alpha particles coming. These alpha particles, as they approach, so when it comes closer to this, it will experience a force like this, which will make it turn like this and exit like this, right? So I will show you in a bigger, neater diagram in a minute, but you can see that the one which comes head on towards it, it comes to a very close point, which is the point of closest approach. From there, it rebounds. But if it is not approaching the center, then when it comes close to it, it experiences a force which is away from the center, okay? And hence it gets deviated like this and exits at an angle. Okay, so this deflection depends on something called an impact parameter, and I will just show you what the impact parameter is on a different diagram. ठीक है, तो ये एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो यहाँ पे अल्फा, ये दिस इज द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड दिस इज द गोल्ड न्यूक्लियस है. Okay, now the previous example we took was coming head on, right? But now we will assume it's coming at a distance, and this distance, इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया और इस वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उस लाइन.
So this is the perpendicular distance between the center of the gold nucleus and the path of the original path of the alpha part. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर बी। ठीक है, तो अब होगा क्या, इसके पाथ को हम ट्रेस करके देखते हैं। जब ये दूर है तो because it's an inverse square relationship, it will not be a very strong force, right? So it will continue to come in a straight line. Let's say it reaches here. Now this force from here is in this direction. Okay, so it will make it deviate slightly like this. Now the force is again in this direction, so it will get deviated a little bit more. So its path will go a little bit like this, and after some time there is practically no force because the distance has again become large. Then it will assume a straight line path. Okay, so this, we extend this straight line path back. This is the angle of deviation, theta. Understood? So let's see it with more particles, how it would look like, right? So this is the impact parameter of a particular alpha particle. It approaches the nucleus, it deviates, and it goes like this and exits like this. Then you extend this line back, you get your theta. Okay. So based on this understanding, Rutherford came up with the entire structure of the atom. Okay, so I don't have a slide on that here, but we have done that in the past classes. So can somebody help me recall the findings of Rutherford and how does it translate into the model of the atom? किसी को याद है, ये हमने क्लास 9th में किया है शायद. We did it long time back. थोड़ा बहुत भी याद है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बताइए कि क्या था रदरफोर्ड का फाइंडिंग्स और उससे कैसे उसने एक मॉडल बनाया. मैथमेटिकल पार्ट नहीं करेंगे हम उसका, केवल जो है क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग बताइए कि क्या है शेप एटम की अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड. Somebody remembers? Meenakshi, do you remember anything about that? मीनाक्षी बेटा आप जवाब जरूर दीजिए, चाहे वो ना हो. कुछ याद है आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट से उसने क्या मॉडल बनाया था? I didn't hear anything, Meenakshi. Yes, no. Anybody remembers anything about Rutherford's experiment? I'm just looking for a yes, no answer first. Anyone? Sir? Sir, Rutherford model of alpha particles? Rutherford model of the atom. अल्फा पार्टिकल्स का मॉडल नहीं है, वो एटम्स का मॉडल है, राइट? तो देखिए दिस वी हैव ऑलरेडी डन, राइट? सो इसमें हमारा क्या होता है कि द फर्स्ट थिंग जो हमने ग्राफ देखा, राइट? व्हाट वाज द ग्राफ वी सॉ? दैट द ग्राफ वाज लाइक दिस. Most of the particles, theta is like this. So most of the particles came out with very small deviations, right? इसका मतलब क्या है कि most of the particles are able to come out of the metal foil with zero or very little deviation.
तो क्या हुआ, कैसे कोई चीज यहां से गई और पार्टिकल ऐसे गए और ऐसे या बिल्कुल स्ट्रेट बाहर आ रहे हैं, तो ये कब हो सकता है? इससे क्या पता चलता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स ऑलमोस्ट अनडिविएटेड बाहर आ गए। इससे ये पता चलता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। The second thing is that some of the particles, okay, had small angles of deviation. तो इसका मतलब ये पता चलता है हमको कि अंदर प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है जो नेगेटिव चार्ज से सेपरेट है। अगर हम थॉमसन का मॉडल मान लें, राइट, तो उसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव सब जुड़े हुए हैं, कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव, तो आउटसाइड दिस इट्स न्यूट्रल एंटायरली, राइट? सो दिस विल नॉट कॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक deviations, right? And it is a clear indication that there is a presence of segregated positive charge. Okay, then some of the alpha particles came back, right? They rebounded. They came like this and they rebounded. Now it shows that there is something very dense and positively charged, जिससे वो rebound होकर वापस आ गया, right? And that something is dense and very small because only a very few number of them came back. अगर ये बड़ा होता तो काफी सारे वापस आते, राइट? सो इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज डेंस पार्टिकल्स हैं, वो इस तरीके से हैं इस मेटल फॉयल में कहीं, राइट? बीच में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है और ये एम्प्टी स्पेस किसने लिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स ने। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके बाहर, हर एक के बाहर, right? So the model of the electron atom becomes, this is the densely populated nucleus with a positive charge. They are negatively charged electrons outside. But these negatively charged particles would drop into this, right? Because they have an attractive force. So how can they stay away from this? They can stay away from this if they are revolving around, because then this attractive force will be provided by the centripetal force around it. Okay, तो जिस तरीके से क्या होता है कि सन है हमारा और प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, जब वो रिवॉल्व करते हैं तो ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है वो उस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करते हैं, right? And these two forces technically get balanced out in the sense that the centripetal force is provided by the gravitational force. इसलिए they go round and round. Similarly, the electron also goes round and round around the nucleus. So this was his model of the atom, that there are electrons revolving around the nucleus. And the nucleus is much, much smaller, about 1 lakh times smaller than the size of the atom. Everything else is empty space in it. This is the Rutherford's model that we have studied in class 9. Okay, so we are coming to an end of today's class. Tomorrow we will study a little bit about the mathematics behind this, and then what are the limitations of this model and how quantum physics help explains those limitations. We will start from there in the next class, which will happen after an hour. Okay, so आज आपकी 2 classes हैं, please remember that.
You have to come back after an hour and we will continue the lecture from there. Okay, and in the next class, please switch on your videos. I saw nobody switched on their videos. That's a regulation. Otherwise, you won't even get your attendance. Okay? Understood? Understood, students? Somebody, yes, no? Yes, sir. Okay, so please switch on your videos in the next class. After an hour, we will meet again. Okay, thank you. Bye-bye for now.